नमस्कार दोस्तों, सिविलाइजेशन स्टोरीज का चौथा भाग है। इससे पहले के वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं पितृसत्ता के इतिहास के बारे में। हमने बताया था कि पैट्रियार्की क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई है, भारत से इसका क्या संबंध है। इसके बाद हमने पशु प्रेम के बारे में भी बात की थी और फिर सीकर्स और बिलीवर्स के कंसेप्ट पर भी। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के साम्राज्य की और वहाँ की डेमोक्रेसी की। चैनल को सबसे पहले आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा लीजिए। ब्रिटेन में 6 मई के दिन ब्रिटेन के नए शासक किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी हुई। किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के लिए लगभग 100 राष्ट्राध्यक्ष, राज परिवार समेत कई हस्तियां वहां पे शामिल होती हैं। किंग चार्ल्स तृतीय बीते साल सितंबर में अपनी मां महारानी एलिजाबेथ जो हैं उनकी मौत के बाद यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य देशों के सम्राट के पद के दावेदार बन गए थे और शपथ लेते ही वो इन देशों के सम्राट भी बन गए। किंग चार्ल्स ने जब शपथ ली तो उसमें देश के कानून और चर्च ऑफ इंग्लैंड को बनाए रखने की शपथ शामिल थी। राजा का अभिषेक यरूशलेम के पवित्र कृष्ण तेल से किया जाता है और फिर कैंटरबरी के आर्क बिशप द्वारा उन्हें क्राउन ज्वेल्स पहनाया जाता है। क्राउन यानी इंग्लैंड के सम्राट की शक्ति का प्रतीक। ताजपोशी को भव्य बनाने के लिए कई कई किस्म की आर्थिक बदहालियों से गुजर रहा इंग्लैंड इस आयोजन पर 10 करोड़ पाउंड यानी करीब 12.5 करोड़ डॉलर खर्च करने जा रहा है। खर्च कर भी चुका है। इसके स्पष्ट कुछ भी आंकड़े अभी सामने नहीं दिए जा रहे हैं राज परिवार की ओर से। ये सब खर्च ब्रिटेन की सरकार वहन कर रही है, यानी टैक्स देने वालों के पैसों से ये आराम खरीदा जाता है। ये जो ताजपोशी का जो भी श्रृंगार चल रहा था, ये सारा टैक्स पेयर के पैसे से होता है। ब्रिटेन एकमात्र G7 इकोनॉमी है इस वक्त जो अभी तक भी कोविड की से पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। ये तस्वीर वेस्टमिंस्टर ऐब की है। बताया जा रहा है कि एक गरीब ने सर्दी से बचने के लिए वेस्टमिंस्टर के बाहर इन अखबारों का बिस्तर बनाया और जब ये ताजपोशी की खबरें जिन अखबार भरे हुए थे इन खबरों से, उन्हीं का बिस्तर बना करके उस पर सो गया सर्दी से बचने के लिए। उसके पास अपना घर नहीं है। सारी दुनिया को डेमोक्रेसी के सर्टिफिकेट दे रहा ब्रिटेन ठीक उसी वक्त इस भव्य समारोह का भी आयोजन कर रहा है और वो ब्रिटेन के सम्राट की शान में। ब्रिटेन के साम्राज्य के बारे में एक खास बात यह है कि जब पूरा यूरोप क्रांतियों में उलझा हुआ था तब भी इसका साम्राज्य कभी टस से मस नहीं हुआ। आज भी जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी हुई है, इसी के बीच में ब्रिटेन अपनी ताजपोशी कर रहा है। यानी दुनिया को आपस में लड़ते मरते रहने दिया जाए और अपनी सत्ता कायम रखी जाए। यही ब्रिटेन के लोकतंत्र का मूल सिद्धांत भी है। जब इन्होंने देखा, जब भी कि मतलब दुनिया रिवॉल्यूशंस की बात कर रही है, तब इन्होंने 13 से 18वीं सदी के बीच में इस तरह के जो भी एक आध बागी रेबल या क्रांतिकारी किस्म के जो भी लोग आए, उन्हें साम्राज्य ने अपने नाम के साथ जोड़ लिया और एक डकैत को भी सर बना करके उसे इंसानियत का मसीहा फरिश्ता बना करके पेश कर दिया। राजाओं की कुर्सी बचाने के लिए क्रांति को किस तरह से दबाया जा सकता है, ये दुनिया को अगर किसी से सीखना चाहिए तो इंग्लैंड से। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के साम्राज्य से। अब इस किस्म के डकैत माफिया जब रॉबिनहुड कहलाते हैं तो बीबीसी को भी देखना चाहिए। बीबीसी आजकल क्या कर रहा है कि वो गैंगस्टर अतीक अहमद है जो उसे रॉबिनहुड बता रहा है। जब इंग्लैंड में राजा की ताजपोशी हो रही है, ठीक उसी समय साम्राज्यवाद की निशानी बीबीसी और बीबीसी के पत्रकारों का कहना है कि अतीक अहमद की निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि वो तो बेचारा था। वो घर से निकला था तो गरीबों की मदद करने के लिए निकला था। ईद पर लोगों को पैसे देता था, लोगों की शादियां करवाता था, बच्चों को यूनिफॉर्म देता था और घुटे हुए पत्रकारों को तो बिरयानी भी खिलाता था। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे। दोनों ने मुझे बहुत एक अच्छा डिनर खिलाया, वेरी गुड तंदूरी चिकन। जब मीडिया एक गैंगस्टर को रॉबिनहुड बोल रहा होता है तो असल में वो ये संदेश देना चाहते हैं कि एक फिलेंथ्रोपिस्ट यानी एक समाज सेवक, एक फरिश्ते की हत्या हुई है, किसी गैंगस्टर अतीक अहमद की नहीं। तो थोड़ा सा ये जान लेना जरूरी है कि क्या रॉबिनहुड वाकई में रॉबिनहुड था, या क्या वो रॉबिनहुड और बीबीसी के रॉबिनहुड दोनों एक ही हैं, या फिर कहानी कुछ और ही है। रॉबिनहुड इस नाम की शुरुआत होती है इंग्लैंड के मध्यकालीन इतिहास से। ये तब की बात है जब इंग्लैंड का साम्राज्य गरीबों पर जुल्म कर रहा था। सामंती व्यवस्था टूट रही थी उस दौर में, क्योंकि अमीर और अधिक अमीर हो रहे थे और जो गरीब थे वो और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। रॉबिनहुड इंग्लैंड में उसी चरित्र की तरह है जैसे हमारे यहाँ सुल्ताना डाकू की आपने कहानियां सुनी होंगी। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो आज भी इसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। सुल्ताना डाकू के बारे में ऐसा ही कहते थे कुछ। गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में भी बताया गया था कि वो अंग्रेजों की ट्रेन में अनाज लूट करके उसको गरीबों में बांट देता था।
अगर थोड़ा और करीब का मैं एग्जांपल दूं तो घर गांव में आपने सुनी होंगी लोकगीत या फिर कहानियों की परंपरा हमारे आसपास होती है। ऐसे ही कुछ पुराने जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि उस भूत का उदाहरण देते हैं कि जिसको अगर जब तक उन्होंने बीड़ी माचिस नहीं पकड़ाई तब तक वो भूत उनको छोड़ता ही नहीं था। ऐसा ही कुछ रॉबिन हुड का भी किस्सा है। 16वीं सदी में इंग्लैंड में सम्राट के अत्याचारों से जो लोग परेशान थे, उन्होंने एक कैरेक्टर अपनी कथाओं में बनाया और इसे अपना हीरो घोषित कर लिया था। आप जानते होंगे कि ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबिल है। चर्च को ही सबसे ऊपर माना जाता है, फिर आते हैं सम्राट और फिर गरीब जनता या फिर मजदूर वर्ग। इंग्लैंड के सम्राट इतने लोकतांत्रिक थे कि उन्होंने बाइबिल को भी किनारे लगा करके राजा को ही चर्च का हेड बना लिया था। अब सबसे ऊपर सम्राट आ गया। ये तब की बात है जब इंग्लैंड के साम्राज्य का अत्याचार भी गरीबों पर बढ़ने लगा था। और ऐसे में जिस एक रॉबिन हुड के बारे में जिसका जिक्र मिलता है वो बागी यानी रेबल किस्म का एक चरित्र है। सत्ता से टक्कर लेने वाला ये व्यक्ति, ये डकैत लोगों का हीरो बनने लगा। लेकिन उस वक्त इंग्लैंड के जो विद्वान और राजनीतिक चिंतक थे वो केवल उसी वक्त की बात नहीं सोच रहे थे, बल्कि कुछ साल बाद की भी वो लोग बात सोच रहे थे। वो चाहते थे कि फ्यूचर में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए इन कहानियों का। उन्होंने यहाँ पर एक कलाकारी की छोटी सी और रॉबिन हुड को ही बदल दिया। 13वीं सदी से अब तक रॉबिन हुड के कई सारे वर्जन देखने और सुनने को मिल चुके हैं। इनमें से एक है वो रॉबिन हुड जिसने नॉटिंघम पुलिस का सर कलम कर दिया था। रॉबिन हुड के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा तीरंदाज था, धनुर्धर था और अमीरों से जो वो लूटता था उसे गरीबों को दे देता था। लेकिन शायद ही कोई ये बात जानता होगा कि रॉबिन हुड ने जिहाद लड़ा था। वो एक लड़ाका था यानी क्रूसेडर। इसके अलावा इंग्लैंड के सम्राट और चिंतकों ने एक और कहानी भी बनाई जिसमें रॉबिन हुड एकदम एलिट वर्ग से आता है, संभ्रांत लड़ाका। यानी जो आदमी उनके खिलाफ विद्रोह कर सकता था उसे ही इंग्लैंड के साम्राज्य की ओर से हीरो की तरह पेश कर दिया गया और बताया गया कि ये देखिए कितना नोबल चरित्र है, कितना कितना फिलैंथ्रोपिस्ट है, ये इसको समाज की कितनी चिंता है। ये साम्राज्य का आदमी और इसको समाज की चिंता है। ये मैं आपको उस साम्राज्य की कहानी बता रहा हूं जिसकी ताजपोशी आजकल चर्चा में है। सम्राट ने यह संदेश दिया कि ये तो राजशाही या रजवाड़े का आदमी है और जंगल में जाकर के ये गरीब लोगों के बीच में रहता है, उनकी मदद करता है। यानी एक तरह से जो क्रांतिकारी चरित्र था वही सम्राट या साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने लग गया। रॉबिन हुड की कहानियां सिर्फ इसलिए बनाई जा रही थी ताकि साम्राज्य के खिलाफ कोई विद्रोह ना कर सके। असली मकसद इसका ये था। अब वापस आते हैं अतीक अहमद को रॉबिन हुड बनाने वालों पर, और अब खुद से पूछिए कि अतीक अहमद कौन सा वाला रॉबिन हुड है। ये सर रॉबिन हुड है या फिर रॉबिन हुड है। अगर लोगों के सर कलम करने वाले को बीबीसी के हीरो, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बताते हैं, तो फिर कुछ उदाहरण मेरे पास भी हैं। मैं भी आपको कुछ उदाहरण देता हूं जो रॉबिन हुड ना सही पोटेंशियल रॉबिन हुड कहे जा सकते हैं। 32 साल के इमाद अल स्वैलमीन को रॉबिन हुड कहा जाना चाहिए, जो 14 नवंबर 2021 के दिन होममेड बम के साथ लिवरपूल महिला अस्पताल में फूट गया था। 15 अक्टूबर 2021 के दिन सांसद डेविड एमएस को चाकू मार करके हत्या करने वाले आईसिस के आतंकी अली हरबी अली को भी रॉबिन हुड कहा जा सकता है। 20 जून 2020 के दिन 25 साल के हैरी सादल्लाह ने ब्रिटेन के ही रीडिंग पार्क में 3 लोगों की हत्या कर दी थी। उसे 2015 से 2019 के बीच में 15 अपराधों के लिए 6 बार दोषी ठहराया गया था। उस बेचारे को क्यों आजीवन कारावास की सजा दे दी थी? कोर्ट ने तो यह भी कह दिया था कि वो बेचारा तो सिर्फ अपने मजहब का प्रचार कर रहा था। 29 नवंबर 2019 के दिन लंदन ब्रिज पर चाकूबाजी करने वाले 28 साल के उस्मान खान को क्यों मार दिया गया? अगर अतीक अहमद बीबीसी का रॉबिन हुड है तो फिर इन सब का क्या गुनाह था, इनका क्या कसूर था जो इन्हें रॉबिन हुड नहीं कहा जा सकता है? ये तो पिछले कुछ एक आध साल की किस्से हैं सिर्फ, जबकि इंग्लैंड का तो पूरा इतिहास है ऐसे हमलों का, ऐसे मामलों का। फिर उन्हीं का बीबीसी भारत में अतीक अहमद को क्यों रॉबिन हुड बताता है? अपने देश में वो किसी को रॉबिन हुड बताने में उनको बीबीसी को शर्म क्यों आती है? या फिर बीबीसी शायद जानता है कि रॉबिन हुड कोई नोबेल मैन नहीं था, बल्कि इंग्लैंड के साम्राज्य का एक प्यादा था जिसे साम्राज्य को बचाने के लिए आगे रख दिया गया था। उसी साम्राज्य के प्यादा जो आज भी लोकतंत्र को किनारे रखते हुए ताजपोशी कर रहा है। वही ब्रिटेन जो सारी दुनिया को डेमोक्रेसी का ज्ञान देता है और वो आज भी ताजपोशी कर रहा है। साम्राज्य से ऊपर उसे चर्च तक पसंद नहीं रही। फौज भी वहां पर राजा की ही हवाले है, रॉयल फौज। और ध्रुव राठी यहाँ पर कहता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही दुनिया में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इसी रेवोल्यूशन के बाद शुरुआत हुई डेमोक्रेसी की दुनिया भर में। सवाल तो ये होना चाहिए कि भारत में भी साम्राज्य रहे, लेकिन यहाँ पर कभी इस किस्म के रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हुए? इसका जवाब भारत और इसके लोकतंत्र के इतिहास में छिपा हुआ है। लोकतंत्र के सिद्धांत की जो उत्पत्ति है वो वेदों से ही हुई है।
सभा हो गया, समिति हो गया, इनका जिक्र अगर कहीं मिलता है तो ऋग्वेद में और अथर्ववेद में मिलता है। इन बैठकों में उस समय के राजा, मंत्रियों और जो विद्वान थे वो विचार विमर्श करते थे, डिस्कशन करते थे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता था। यहाँ तक कि जो विभिन्न विचारधाराएं, मान लीजिए कोई सहमत है, कोई नहीं है, उन लोगों को भी विभिन्न समूहों में विभाजित कर दिया जाता था और उसके बाद आपसी परामर्श के बाद किसी एक फैसले पर पहुंचा जाता था। ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ। राजा को भी सभा या विधानसभा से हटाया जा सकता था, ब्रिटेन के साम्राज्य की तरह नहीं। हमारे राजा जनता की बात सुनते थे। ऋग्वेद तो यहां तक भी कहता है कि राजा या नेता का पद ऐसा नहीं है कि उसे छेड़ा नहीं जा सकता है, राजा को सभा द्वारा भी हटाया जा सकता था। तो फिर ध्रुव राठी से पूछना चाहिए कि कहीं बिग बैंग भी, जो बिग बैंग हुआ था वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद तो नहीं हुआ था। भारत में तो राजा बनते भी धर्म की रक्षा के लिए थे, ना कि अपनी अय्यासी के लिए या अपने ऐशोआराम के लिए। और जो राजा गलत करता था उसे उसके लिए दंड भी मिलता था। ये भी सब कहानियां हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। राजा अपनी प्रजा की आवाज भी सुनते थे। आप भगवान राम का उदाहरण ले लीजिए, जो वनवास भी गए। इसी तरह से महाभारत को भी देख लीजिए, जहां जन सदन नाम से शांति पर्व का जिक्र मिलता है। शांति पर्व में राजधर्म का महत्व, उसकी श्रेष्ठता और राजा के आदर्श चरित्र को ही बताता है। लेकिन इंग्लैंड में तो राजा ही सबसे ऊपर रहते थे। खुद को सुरक्षित करने के लिए वो षड्यंत्र करते थे और आज भी वही सब हो रहा है। वहां का आप इतिहास उठा लीजिए और वर्तमान उठा लीजिए। अब थोड़ा सा बीबीसी का विरोधाभास देख लीजिए कि पिछले एक साल में ही अगर हम इन लोगों पर नजर डालें तो कभी भी इन्होंने भारत के लोकतंत्र के बारे में मतलब कुछ अच्छी बात नहीं कही है। इन्होंने हमेशा यही कहा कि भारत में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। यही एजेंडा चलाया कि यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर कानून अपना काम करता है, तो समुदाय विशेष के जो लोग हैं उन बेचारों को समस्या हो जाती है। आज वो ताजपोशी की कहानियों में सना हुआ है। आज वही बीबीसी अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर्स में रॉबिनहुड तलाश रहा है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट बीबीसी से सिर्फ इतनी है कि वो इन सभी किरदारों को रॉबिनहुड का नाम दे, उन्हें क्रेडिट दे, जिसका जिक्र हमने आज की स्टोरी में किया है, और दुनिया को भी इंग्लैंड के महान साम्राज्य के बारे में बताए। फिलहाल तो बीबीसी खुद इस साम्राज्य के सामने जाता दिख रहा है और उनसे पूछ रहा है कि हम आपके बारे में कितना लिख और बोल सकते हैं, आप ये खबर पढ़ सकते हैं ताजपोशी के बारे में। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। ब्रिटेन के साम्राज्य की जहाँ तक बात है उसके बारे में हम एक अगले एपिसोड में विस्तृत रूप से आपके सामने पूरी उसकी समीक्षा लेकर के आएंगे। फिलहाल रॉबिनहुड और ब्रिटेन की ताजपोशी पर इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे कंटेंट को आप शेयर भी करते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी का आइकन तो बिल्कुल दबाना है। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।